जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और सबसे एडवांस इकोनॉमी, दुनिया का सबसे हेल्थी कंट्री, जहां पर 90 साल के लोग आपको आम चलते फिरते नजर आएंगे। जीरो क्राइम रेट, टॉप क्वालिटी एजुकेशन और जबरदस्त स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जापान को रहने के लिए एक आइडियल कंट्री बनाता है। लेकिन इस सारी तरक्की और डेवलपमेंट के पीछे बहुत ही खौफनाक हकीकत छुपी हुई है, एक ऐसी डार्क रियलिटी जिसके बारे में बहुत ही कम लोग डिस्कस करते हैं। और आने वाले वक्त में जापान कैसे कोलैप कर सकता है, ये बात तो काफी लोग भूल चुके होंगे कि 1980 में जापान को अमीर सुपर पावर भी समझा जाता था। इस वक्त बहुत आम ख्याल ये था कि जापान बहुत जल्द अमेरिका को रिप्लेस कर देगा और बिल्कुल इसी तरह पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करेगा, जैसे कि आज चाइना कर रहा है। अमेरिका में जापान को लेकर काफी ज्यादा परेशानी भी पाई जाती थी और इस पर जापान को लेकर अमेरिका ने बहुत सारी मूवीज भी बनाई है। उनमें से डाई हार्ड और राइजिंग सन भी एक है, जिसमें दिखाया गया कि कैसे आने वाले वक्त में जापान अमेरिका को रिप्लेस कर देगा और उसकी इकोनॉमी पर कंट्रोल कर लेगा और पूरी दुनिया की इकोनॉमी को अपने कंट्रोल में ले लेगा और कैसे जापान इकोनॉमी पूरी अमेरिका की इकोनॉमी को टेक ओवर कर देगी। इस खो की बहुत बड़ी वजह ये थी वो इम्प्रेसिव इकोनॉमिक ग्रोथ जो पिछले कुछ सालों में जापान ने हासिल की थी। इस वक्त जापान का इकोनॉमिक सिस्टम वेस्टर्न इकोनॉमिक मॉडल से काफी बेहतर और स्ट्रॉन्ग समझा जाता था। जापान स्टॉक मार्केट्स बूम कर रही थी, जापान की चीजें पूरी दुनिया में फैल रही थी, फिर चाहे वो गाड़ियां, इलेक्ट्रिक या फिर मेडिकल का सामान ही क्यों नहीं था। इस वक्त जापान में लोगों को ये पता था कि यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते ही उनको लाइफ टाइम जॉब मिल जाएगी, यानी ग्रेजुएट होने के बाद उनकी लाइफ मुकम्मल तौर पर सेटल है। जापान वाज लिटरली अनस्टॉपेबल और वो 1990 तक दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका था। लेकिन फिर 1991 में कुछ ऐसा हुआ जो जापान का फ्यूचर बदलने वाला था। असल में 1990 से पहले जापान एक ऐसा इकोनॉमिक बूम एक्सपीरियंस कर चुका था जो कि इससे पहले दुनिया के किसी भी कंट्री ने नहीं किया था। रियल एस्टेट ऊपर जा रही थी, स्टॉक मार्केट पीक पर थी, बैंक्स मुसलसल पैसा छाप रहे थे और लोन लेना इतना आसान था कि बैंक्स आपसे ये तक भी नहीं पूछते कि आपको ये लोन चाहिए किस मकसद के लिए। लेकिन फिर एक दिन ये बबल पास्ट हो गया। 1990 से 1991 के दरमियान जापान की स्टॉक मार्केट 43% तक गिर गई। रियल एस्टेट की प्राइसेस भी 50% से ज्यादा गिर गई। लोन की अनलिमिटेड सप्लाई की वजह से लोगों ने लिटरली ज़ोंबीज कंपनी खड़ी की हुई थी जो कई साल पहले बैंक क्रैप्ट हो चुकी थी, मगर बैंक से लोन मिलने की वजह से वो कभी बंद ही नहीं की गई। जापान की मार्केट इस बुरी तरह कोलैप्स की कि अब कोई भी इसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। जापान अब इकोनॉमिक टाइगर से द सिक्स मैन ऑफ एशिया बन चुका था। लेकिन ऐसी ऊंच नीच तो इकोनॉमी में आती रहती है। आपने देखा होगा कि हिस्ट्री में हर कंट्री ने किसी न किसी तरह इकोनॉमी में बहुत बुरी तरह भी एक्सपीरियंस किया होगा। लेकिन जापान के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो फ्यूचर में एक सुपर पावर बनने जा रहा था, अमेरिका को रिप्लेस करने वाला था और पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करने वाला था। लेकिन उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि अचानक से वो दूसरे नंबर से फिर से तीसरे नंबर पर आ गया इकोनॉमी के लिहाज से। तो आज की वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद एन इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेशनल बेस्ड वीडियो। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जापान की डार्क रियलिटी के बारे में। तो फ्रेंड्स जापान के साथ कुछ ऐसा होने जा रहा था कि जो उसकी एक पूरी जनरेशन को ही बदलने जा रहा था और उसको अफेक्ट करने वाला था। इस घटना को समझने के लिए हमें जापान के जॉब कल्चर को समझना पड़ेगा। जापान में आपका कॉर्पोरेट करियर शुरू होता है जॉब हंटिंग प्रोसीजर से। एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट को गुजरना पड़ता है। सारी बड़ी इकोनॉमी कंपनी सिर्फ फ्रेश ग्रेजुएट्स को ही हायर करती थी और हर कैंडिडेट को बहुत बड़े इंटरव्यूज प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। जब भी कोई कैंडिडेट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होता था तो उसको इस जॉब हंटिंग प्रोसीजर से गुजरना पड़ता था। उसको कंपनीज में इंटरव्यूज देने पड़ते थे और फिर उसको एक लाइफ टाइम जॉब मिलती थी। बेसिकली जापान में आपको जिस कंपनी में जॉब मिल जाए फिर आप सारी जिंदगी उसे छोड़ नहीं सकते। ये कोई लॉ नहीं है, मगर कल्चर इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका है कि जॉब स्विचिंग वाले को कोई नौकरी नहीं देता। इसका एक फायदा ये होता है कि आपको जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है, मतलब आपको टेंशन नहीं होती कि कल आप निकाले जाओगे। मगर दूसरी तरफ जॉब मार्केट बहुत वेस्ट होती है। आप सारी जिंदगी सिर्फ एक कंपनी के साथ गुजारते हैं और वो कंपनी जो भी डिसीजन ले आपको मानना पड़ता है। 1990 में भी हायरिंग का ऐसा ही
प्रोसीजर था, ये आज तक चला आ रहा है। अगर आप ये इंटरव्यू प्रोसीजर क्लियर ना कर सको तो समझ लो कि आपको कभी भी जॉब नहीं मिलेगी। एक ऐसा दरवाजा है जो कि आपकी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही ओपन होता है। 1990 की क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस में सारी बड़ी कंपनीज ने हायरिंग को फ्रीज कर दिया और उसने ग्रेजुएट्स को हायर करना बंद कर दिया। अगले 13 सालों तक ये हायरिंग ऐसे ही बंद रही। इस पीरियड को जापान एम्प्लॉयमेंट आइस एज भी कहा जाता है। वो लोग जो 1990 में ग्रेजुएट हुए थे या फिर उस 13 साल के दौरानिए में ग्रेजुएट हुए थे, उनकी हायरिंग को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए और कोई भी कंपनी किसी किस्म की हायरिंग नहीं करती थी। और इस अरसे में जो लोग ग्रेजुएट हुए थे यानी उन ग्रेजुएट्स लोगों की तादाद 2 करोड़ थी। उनको कोई भी जॉब नहीं मिल रही थी और कोई भी कंपनी उनको हायर नहीं कर रही थी और वो लोग जॉबलेस होकर रह गए थे और लोगों की तादाद 2 करोड़ थी। और वो लोग इस 13 साल की दौरानी में इस कदर मायूस हुए कि उनमें से चंद लोगों ने अपने आप को सोसाइटी से बिल्कुल कट ऑफ कर लिया, यानी इन्होंने हर किस्म के लोगों के साथ अपना राब्ता खत्म कर लिया। और उनमें से कुछ लोग तो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी अपने वालिदैन के पैसे पर गुजारा कर रहे हैं। और उनमें से कुछ लोगों ने रिक्रिएट होकर सुसाइड कर लिया और कुछ तो बिल्कुल डिप्रेशन का शिकार हो गए। और उन लोगों ने जब अपने आप को सोसाइटी से कट ऑफ कर लिया तो उनमें से चंद लोगों ने शादी भी नहीं की और उनकी वजह से जापान की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा मुतासर हुई और जापान की सोसाइटी भी बहुत ज्यादा मुतासर हुई, क्योंकि जब उन लोगों ने अपने आप को सोसाइटी से कट ऑफ कर लिया तो उनका लोगों के साथ कोई भी रिलेशन नहीं रहा, जिसकी वजह से उन्होंने कोई भी वेडिंग नहीं की, जिसकी वजह से जापान की पॉपुलेशन में कोई खास ग्रोथ नहीं आई। और फिर जब दोबारा हायरिंग खुली तो वो लोग 30 से 40 साल की उम्र के हो चुके थे, क्योंकि जापान के जॉब कल्चर के मुताबिक एक कंपनी सिर्फ फ्रेश ग्रेजुएट्स को ही हायर करती थी। सो उन लोगों को उन्होंने हायर नहीं किया और इस वजह से जो जापान का पैसा मार्केट में आना था लोगों के आने की वजह से वो नहीं आ सका और जिसकी वजह से जापान की गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा परेशान है। तो जापान की मौजूदा गवर्नमेंट इन लोगों को लेकर काफी ज्यादा कंसर्न है। वो चाहती है कि ये लोग किसी न किसी तरह अपने पैरों पर खड़े हों और इनको कोई ना कोई जॉब मिल जाए। फिलहाल इस सब में जापान गवर्नमेंट को कोई खास कामयाबी नहीं मिली और इसकी वजह है वो रिग्रेट जॉब कल्चर जो कि जापान में चला आ रहा है। और इस जॉब कल्चर के मुताबिक जापान में कंपनी सिर्फ फ्रेश ग्रेजुएट्स को ही हायर करती है पर फिर सारी जिंदगी वो इस कंपनी को छोड़ नहीं सकते। हर साल बहुत से लोग जिनको ग्रेजुएट होने के बावजूद जॉब नहीं मिलती लॉस्ट जनरेशन में शामिल होते जा रहे हैं। अब जापान गवर्नमेंट ये मसला हल कर पाएगी या नहीं? क्या लॉस्ट जनरेशन जापान के डाउनफॉल सबब बनेगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस किया कि कैसे एक 2 करोड़ की जनरेशन जापान में बेरोजगारी का शिकार होकर रह गई, कैसे एक इतनी बड़ी जनरेशन ने अपने आप को सोसाइटी से कट ऑफ कर लिया और कैसे जापान में बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार बने। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी तरफ से आने वाले हर अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेशनल बेस्ड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।